विद्यार्थियों सभी को नमस्कार। पिछले वीडियो में हम चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को देख रहे थे। उनसे संबंधित कुछ टॉपिक या कुछ तथ्य जो हैं वो बचे हुए हैं, वो हम इस वीडियो में करते हुए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का बचा हुआ भाग और उसके नेक्स्ट जो राजा हैं स्कंदगुप्त, उनके बारे में कुमारगुप्त, उनके बारे में जो है हम अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में हमने पिछले वीडियो में देख लिया था कि एक चीनी यात्री भारत में आए थे जिसका नाम था फायान, और फायान ने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था फो को की, जिसमें उन्होंने गुप्त शासकों का कहीं भी वर्णन नहीं किया, लेकिन उन्होंने लिखा कि भारत ब्राह्मणों का देश था, यहां की औरतें सदचरित्र थी, घरों में ताले नहीं लगते थे, दंड विधान बहुत कोमल था, और यहां पे जो व्यापार होता था वो कोड़ियों के द्वारा किया जाता था। यहां तक हम इस तथ्यों का अध्ययन कर चुके हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करें तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने पाटलिपुत्र के बाद उज्जैन एमपी में, जहां पे भगवान महाकाल का मंदिर मिलता है, उज्जैन एमपी को अपनी दूसरी राजधानी बना लिया था। बहुत इंपॉर्टेंट है कि कभी हमसे पूछा जाए कि किस नगर को चंद्रगुप्त द्वितीय राजधानी के तौर पे स्थापित करते हैं, तो अगर हम कहें कि दूसरी राजधानी के तौर पे या द्वितीय राजधानी के तौर पे उन्होंने जिस नगर को बनाया था या जिस नगर को चुना था, वो नगर कौन सा है, तो वो हमें मिलता है उज्जैन। हिंदी शब्द सागर, हिंदी शब्द सागर के अनुसार, हिंदी शब्द सागर के अनुसार चंद्रगुप्त के दरबार में 9 महान व्यक्ति रहते थे। 9 महान व्यक्ति यहां पे रहते थे और इन्हीं को नवरत्न कहा जाता था। जब हम आगे कभी मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे तो वहां हमें मुगलों के एक प्रसिद्ध राजा मिलते हैं जिनका नाम था अकबर। अकबर के दरबार में भी 9 महान व्यक्ति थे। इसी प्रकार प्राचीन भारत में 9 महान व्यक्ति जो दरबार में रहते थे वो शासक गुप्तों के राजा थे, जिनका नाम था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। इनमें अगर हम कुछ की बात करते हैं तो हमें सबसे पहले मिलते हैं कालिदास के बाद में हमें मिलता है वराहमिहिर। इसके बाद में हमें मिलता है धन्वंतरी। इसके बाद में हमें मिलता है अमर सिंह, शपनक, बेताल भट्ट, वारुची। ये सब लोग हमें जो है चंद्रगुप्त के दरबार में मिलते हैं। लेकिन इन 9 महान व्यक्तियों में जो सबसे महान थे, वो अगर कोई थे तो उन्हीं का नाम था कालिदास। कालिदास की अगर हम बात करें, कालिदास ने बहुत सारी रचनाएं की, जिसमें हमें मिलता है रघुवंश महाकाव्य 19 सर्गों में लिखा गया है। कालिदास का सबसे महान, सबसे बड़ा महाकाव्य था रघुवंश महाकाव्य, जिसमें भगवान राम के पूर्वजों की पूरी वंशावली जो है वो यहां पे दिखाई गई है। इसके बाद में हमें मिलता है कुमार संभव। ये 17 सर्गों में अंकित है या लिखा हुआ है। कुमार संभव में भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय की जन्म कहानी हमें जो है वो प्राप्त होती है। इसी प्रकार हमें मिलता है ऋतु संहार खंड काव्य है।
अगर हम कहें खंड काव्य है, ऋतु संहार। इसी प्रकार हमें मिलता है मेघदूतम, मेघदूतम, विक्रमो उर्वशीय, और इनका सबसे फेमस नाटक मिलता है। नाटक की अगर हम बात करते हैं तो वो नाटक हमें मिलता है अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम। ये नाटक जो है वो कालिदास के द्वारा रचित है, और इसकी जो मेन कहानी ली गई है वो महाभारत से ली गई है। अभिज्ञान शाकुंतलम इनका सबसे प्रसिद्ध नाटक है। जर्मनी के विद्वान हुए थे गैटे, और गैटे ने लिखा था कि अगर कोई व्यक्ति एक साथ धरती और स्वर्ग को देखना चाहता है तो उसे अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ना चाहिए। और अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना जो है वो कालिदास के द्वारा की गई थी, और इसी कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। शेक्सपियर ब्रिटेन के रहने वाले थे। एलिजाबेथ के काल में अगर हम कहें तो वहां का स्वर्ण युग था। उसी प्रकार अगर हम कहें कि शेक्सपियर कहा जाता है, और भारत का शेक्सपियर अगर किसी को कहा जाता है तो वो कौन है? कालिदास है। धन्वंतरी एक चिकित्सक थे, एक वैद्य थे। अमर सिंह के द्वारा जो है अमर संहिता लिखी गई थी, जिसके अंदर हमें हलों की बनावट की जानकारियां प्राप्त होती हैं। कालिदास, ब्रह्महीर, धन्वंतरी, अमर सिंह, शंकु, बेताल भट्ट, शपड़क, ये सब विद्वान जो है वो इनके दरबार में सुशोभित होते थे। कालिदास की जो है हमने रचनाएं देखी, रघुवंश महाकाव्य, कुमार संभव, ऋतु संहार, मेघदूतम, और इनका सबसे प्रसिद्ध नाटक देखा जिसका नाम हमें मिलता है अभिज्ञान शाकुंतलम। कहीं से भी प्रश्न जो है वो हमसे पूछा जा सकता है, इन्हीं के दरबार में जो है सुशोभित रहते थे। चंद्रगुप्त के ही एक मंत्री थे जिनका नाम था वीरसेन, वीरसेन या वीर साहब, जो इनके जो है कुमारामात्य थे, या हम कहें इनके जो है कुमारामात्य महादंडनायक जो थे, और इनके द्वारा जो है उदयगिरी की, उदयगिरी का गुहा लेख लिखवाया गया था। उदयगिरी का गुहा लेख जो है वो वीरसेन के द्वारा लिखवाया गया था। ये मंत्री थे, ये कुमारामात्य थे, और ये किसके शासनकाल में थे? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में जो है वो हमें मिलते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा मेहरौली का लोह स्तंभ बनवाया गया। मेहरौली, मेहरौली का लोह स्तंभ, मेहरौली का लोह स्तंभ अगर हमसे पूछा जाए कहां है तो दिल्ली में हमें मिलता है। इस दिल्ली के मेहरौली के लोह स्तंभ के ऊपर केवल एक शब्द मिलता है, चंद्र या चंद्रु। चंद्र यहां पे जो है वो हमें शब्द मिलता है। दिल्ली का मेहरौली लोह स्तंभ जो है वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में बनाया गया था। इसको लेकर के भी अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत प्रकट किए हैं। फिलिप महोदय कहते हैं कि यह समुद्रगुप्त के काल में बना। कुछ अन्य विद्वान कहते हैं कि यह चंद्रगुप्त प्रथम या चंद्रगुप्त मौर्य के काल में बनाया गया। लेकिन रत्नाकर एक विद्वान है, रत्नाकर जो है वो कहते हैं कि इस मेहरौली के लोह स्तंभ का निर्माण करने वाले कोई और नहीं थे, बल्कि वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ही थे। यानी कि इतिहास यही मानता है कि दिल्ली के मेहरौली लोह स्तंभ को स्थापित करवाने वाले जो व्यक्ति थे वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ही थे। जब तक हमें नए साक्ष्य उपलब्ध नहीं होते या ये बात बिल्कुल क्लियर होकर के इतिहास में नहीं आती कि इसको बनाने वाला कौन था, तो हम यही मानेंगे कि इसको बनाने वाले जो है वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ही थे। मेहरौली के लोह स्तंभ की विशेषता है, ये एक विजय स्तंभ के तौर पे स्थापित किया गया। यानी कि इसको हम कहें किस रूप में स्थापित किया गया था, तो विजय स्तंभ के रूप में जो है इसको स्थापित किया गया था। और सबसे बड़ी विशेषता है कि उस टाइम भारत में इस्पात, लोहा
इस उन्नत तकनीक के साथ में बनता था, ऐसी तकनीक इस्तेमाल की गई थी कि आज तक भी इस पे जंग नहीं लगा है। यानी कि इस विजय स्तंभ पे, महरौली के लोह स्तंभ पे आज तक जो है जंग के कण नहीं पाए गए हैं। इतना शुद्ध लोहा भारत के अंदर जो है वो बनता था। ये सब काम जो है हम कहें तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में हुए थे। ये थे हमारे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जिनके बचे हुए तथ्यों के बारे में हमने जो है अध्ययन किया। जो मुख्य मुख्य बातें थी जिसमें हमें मिलती हैं, उनकी दूसरी राजधानी के तौर पे तो पूछा जाए तो उज्जैन नगर था। वीरसेन उनके कुमारामात्य महासंधि विग्रिक या हम कहें महादंड नायक थे, जिन्होंने उदयगिरी का गुहा लेख लिखवाया और यहां तक लिखा गया कि वो शब्द और व्याकरण के महान पंडित थे। ये बात भी जो कही गई थी वो भी वीरसेन या वीर साहब के लिए कही गई थी। हिंदी शब्द सागर के अनुसार चंद्रगुप्त के दरबार में 9 महान व्यक्ति रहते थे, जिनको नवरत्न के नाम से जो है जाना जाता था, जिसमें हमें कालिदास, वराहमिहिर, धर्मंत्री और अमर सिंह जैसे लोग जो है वो प्राप्त होते हैं। कालिदास इतने महान थे कि इनको जो है भारत का जो है शेक्सपियर भी कहा जाता है। कुंतल नरेश के दरबार में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने अगर किसी व्यक्ति को भेजा था तो वो भी कोई और नहीं थे बल्कि वो कालिदास ही थे। फिर हम कहें दिल्ली का महरौली लोह स्तंभ, जो दिल्ली के कुतुब मीनार के पास में ही है, इसको बनाने वाले भी जो थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय थे। इस बात का साक्ष्य देते हैं रत्नाकर, जिन्होंने कहा कि ये विजय स्तंभ या अश्वमेघ यज्ञ स्तंभ के रूप में स्थापित किया गया था और इसको स्थापित करने वाले जो राजा थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय थे। और इसके ऊपर जो नाम अंकित हमें मिलता है वो नाम हमें मिलता है चंद्र। तो ये चंद्र से हम यही अनुमान लगाते हैं या यही इतिहास मानता है कि ये चंद्र कोई और नहीं, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ही है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बाद में जो हमारे अगले शासक हमें यहां पे दिखाई देते हैं, उनका नाम हमें मिलता है कुमारगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की पत्नी हुई थी ध्रुव देवी। ध्रुव देवी के ही पुत्र हुए कुमारगुप्त प्रथम। कुमार गुप्त प्रथम, जिनका शासनकाल हमें मिलता है 415 से लेकर 455 ईस्वी तक। 415 से 455 ईस्वी तक जो हमें शासन मिलता है, और इस शासन की जो जानकारी हमें मिलती है वो हमें विलसड के अभिलेख से मिलती है। विलसड का अभिलेख जो हमें कुमारगुप्त के शासनकाल का वर्णन बताता है। शासनकाल का वर्णन जो है वो विलसड के अभिलेख में जो है वो हमें प्राप्त होता है। ये भी एक महान राजा थे। इन्हीं की उपाधियां हमें मिलती हैं शक्रादित्य, शक्रादित्य। इन्हीं को कहा गया महेंद्रादित्य और इन्हीं को कहा गया श्री महेंद्र। यानी कि हम कहें शक्रादित्य, महेंद्रादित्य, श्री महेंद्र, ये सब उपाधि जो धारण की हुई थी या किस शासक की थी तो वो हमें पता होना चाहिए वो कौन थे। तो वो कुमारगुप्त प्रथम थे। कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण बात जो थी कि इन्हीं के शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था। नालंदा विश्वविद्यालय जो स्थापित किया गया था मगध का क्षेत्र, मगध आधुनिक पूछा जाए तो बिहार, मगध बिहार, नालंदा विश्वविद्यालय यहां पे जो है स्थापित किया गया था। और इसकी संस्थापना जिस गुप्त राजा ने की थी वो कुमारगुप्त प्रथम थे। इस बात का साक्ष्य मिलता है, चीनी यात्री हैं
जिनका नाम हमें मिलता है हेनसांग, चीनी यात्री हेनसांग, जिन्होंने एक ग्रंथ लिखा था सी यू की ग्रंथ हेनसांग का ग्रंथ है, जो हर्षवर्धन के काल में भारत पहुंचे थे। और ये सीयूकी में लिखते हैं कि इस नालंदा विद्यालय की जो संस्थापना की गई थी वो शक्रादित्य नामक व्यक्ति ने की थी। हेनसांग सीयूकी में वर्णन करते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय को स्थापित करने वाले जो व्यक्ति थे वो कोई और नहीं, शक्रादित्य थे। और हम जानते हैं कि शक्रादित्य कोई और नहीं था, शक्रादित्य वास्तव में उपाधि थी, और ये उपाधि थी कुमारगुप्त प्रथम की, जिससे ये बात प्रमाणित होती है कि कुमारगुप्त प्रथम के काल में नालंदा विश्वविद्यालय जो है वो स्थापित किया गया था। नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म की महायान शाखा, दो शाखाएं होती हैं, हीनयान और महायान। महायान शाखा, जिसको उच्च मार्ग भी कहा जाता है, महायान शाखा की शिक्षा विशेष तौर पे दी जाती थी, यानी कि यहां महायान शाखा का शिक्षण कार्य करवाया जाता था, इसलिए इसको दी ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान भी कहा जाता है। कभी पूछा जाए दी ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान किस विश्वविद्यालय को कहा जाता था या कहा जाता है, तो नालंदा विश्वविद्यालय को। नालंदा में बौद्ध धर्म की किस शाखा का अध्ययन होता था? महायान शाखा का अध्ययन विशेष तौर पे करवाते थे। नालंदा की संस्थापना की जानकारी किस ग्रंथ में प्राप्त होती है? सीयूकी में। और सीयूकी में हेनसांग लिखते हैं कि इसको स्थापित करने वाले जो व्यक्ति थे वो शक्रादित्य थे, और शक्रादित्य ही कुमारगुप्त प्रथम थे। कुमारगुप्त प्रथम की अगर हम और बात करें, कुमारगुप्त प्रथम के सबसे ज्यादा अभिलेख प्राप्त होते हैं। सबसे ज्यादा अभिलेख किसके प्राप्त हुए? तो हमें पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा अभिलेख जो है वो हमें कुमारगुप्त प्रथम के प्राप्त होते हैं, और इनके अभिलेख जो है वो बंगाल तक मिले। इनके अभिलेख या इनके ताम्रपत्र जो है वो बंगाल तक मिले थे। इसका अर्थ है कि बंगाल तक इनका राज्य जो है वो विस्तृत था। लेकिन कुमारगुप्त प्रथम ने जो है, जो इनके सिक्के थे, जो इनकी मुद्रा थी, इस मुद्रा पे, या हम कह सकते हैं कि जो इनके सिक्के थे, इन सिक्कों से गरुड़ की आकृति हटा दी थी, जो कि वैष्णव धर्म का प्रतीक थी। गरुड़ की आकृति जो है वो यहां से हटाकर इन्होंने इन सिक्कों के ऊपर मोर की आकृति स्थापित कर दी थी। मोर का चिन्ह जो है वो यहां पे जो है हम कहें कि स्थापित कर दिया था, जिससे हमें इस बात की जानकारी मिल जाती है कि कुमारगुप्त की आस्था शैव धर्म में थी। शैव धर्म में इनकी आस्था थी, लेकिन नोट में हमें याद होना चाहिए कि इनको भी गढ़वा के अभिलेख में परम भागवत लिखा गया है। गढ़वा के अभिलेख में इनको भी परम भागवत लिखा गया है, लेकिन वैष्णव धर्म के साथ साथ अब इनकी आस्था जो है वो शैव धर्म में थी, क्योंकि सिक्कों के ऊपर गरुड़ की आकृति, गरुड़ का चिन्ह हटा करके इन्होंने एक आकृति स्थापित करवा दी थी, मोर की आकृति। और मोर कार्तिकेय का वाहन है। मोर जो है वो कार्तिकेय का वाहन है। ये हमें जो है वो प्राप्त होता है। कुमारगुप्त के बारे में अन्य जो तथ्य प्राप्त होते हैं, 455 ईस्वी को कुमारगुप्त की बात करते हैं तो एक जाति थी जिसका नाम है पुष्यमित्र जाति, और इस पुष्यमित्र जाति ने जो है आक्रमण कर दिया था। पुष्यमित्र जाति ने जब आक्रमण किया तो कुमारगुप्त ने सामना करने के लिए अपने पुत्र को भेजा था, और उसी का नाम हमें मिलता है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त
और पुष्यमित्र जाति के बीच में जो है युद्ध लड़ा गया और स्कंदगुप्त के द्वारा जो है पराजित कर दिया गया, और स्कंदगुप्त के द्वारा जो है वो पराजित किया गया था, वो जाति जो थी वो पुष्यमित्र जाति थी। कुमारगुप्त भी महान राजाओं की श्रेणी में रखे जाते हैं। कुमारगुप्त के बाद भी जो नए शासक बन जाएंगे उनकी अगर हम बात करते हैं तो वो स्कंदगुप्त थे, क्योंकि 455 में जो है मृत्यु हो गई थी, और मृत्यु हो गई थी कुमारगुप्त प्रथम की। धन्यवाद। इस वीडियो में हमने कुमारगुप्त के बारे में देखा। मैं आशा करता हूं आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। आप वीडियो को लाइक करते रहें, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और इंडियन एकेडमी यूट्यूब चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। इंडियन एकेडमी लर्निंग ऐप के ऊपर निःशुल्क टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है। जो भी टीचर आपको यहां पे किसी भी सब्जेक्ट का अध्ययन करवाते हैं, उनसे संबंधित या बहुत महत्वपूर्ण तथ्य जो उनकी नजर में बहुत महत्वपूर्ण हैं, वो टेस्ट के माध्यम से आपके तक पहुंचाए जा रहे हैं। उसका कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा। आप सीधे लर्निंग ऐप पे जाएंगे तो वहां आपको इंडियन एकेडमी लर्निंग ऐप के ऊपर जो है वो निःशुल्क जो है टेस्ट मिलते रहेंगे। आप अपना मूल्यांकन करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाने के लिए टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।